क्या एआई के आने से लाखों करोड़ों लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएगी? दोस्तों, एक्सपर्ट्स यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं कि एआई मिलियंस ऑफ जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। कहीं सारी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ऑटोमेशन और एआई की वजह से बहुत सारी जॉब डिसरप्शन हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी लोग यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में एआई की वजह से ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं रहेगी। साथ ही यहाँ पर कंपनीज अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अग्रेसिवली एआई को अडॉप्ट कर रही है और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट इतना पीक पर होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की बिगेस्ट क्राइसिस आने वाली है जो हमने हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखी है। तो आखिर सवाल ये आता है कि एआई क्या सच में जॉब्स को खत्म कर देगा या फिर हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है? और आई एम श्योर आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि कौन सी हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और आप देख रहे हैं इजी इक्विटी इन्वेस्टिंग स्कूल। आज हम एआई के डिसरप्शन के बारे में बात करेंगे, जहां पर मैं अपना व्यू पॉइंट रखूंगा जो थोड़ा सा अलग है। अगर आपको मेरा व्यू पॉइंट और ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर पसंद नहीं आता है तो हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैंने बोला कि क्या पिछली हिस्ट्री रिपीट हो सकती है या नहीं, तो यहाँ पर पिछली हिस्ट्री क्या है और उसके कुछ रूल समझ लेते हैं। जब भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुराने सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर देती है। कुछ इंडस्ट्रीज और जॉब इससे धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, पास्ट में भी कई बार हो चुका है। कब कब हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके भी अपने प्रॉब्लम्स, अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, और वो नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जाहिर सी बात है कि वो पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती है, लेकिन कभी भी किसी की भी जिंदगी में कंप्लीटली सारे ही प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाते, तो वो कुछ नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। अब ये जो नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इसको जो सॉल्व करेगा वो एक बिजनेस बनाएगा। ये जो नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि नए बिजनेस क्रिएट होंगे। जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उतने ही बिजनेस क्रिएट होंगे, और जितने नए बिजनेस क्रिएट होंगे उतनी नई जॉब्स क्रिएट होगी। यानी कि पहले आप सिंपल इस बात को समझ लीजिए, जितनी भी चाहे नई टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या आपको लगता है कि 100% सारे ही प्रॉब्लम्स इंसान की जिंदगी में सॉल्व हो जाएंगे? नहीं ना। तो अगर प्रॉब्लम्स रहने ही वाले हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो करेगा वो एक बड़ा बिजनेस बनाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो बिजनेस बना रहा है वो खुद वो सारा काम नहीं कर सकता और ना ही करेगा, इसीलिए वो अपने अंडर कुछ लोगों को रखेगा। इसका मतलब यही है कि जो भी नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उससे नए बिजनेस क्रिएट होंगे, और नए बिजनेस क्रिएट होंगे तो उससे नई जॉब्स भी क्रिएट होगी। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि पूरे इंटरनेट पर आज जो एआई को लेकर जो पूरी नेगेटिविटी छाई हुई है कि भाई एआई आएगा तो ये हो जाएगा, सारी दुनिया की जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी तो एक बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस आएगा, और अगर लोगों के पास जॉब ही नहीं बचेगी तो लोग कमाएंगे नहीं, तो लोग खर्चा भी नहीं करेंगे, और इससे इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। यही आप सुन रहे हैं ना, यही नैरेटिव आज की तारीख में चल रहा है, और इसी की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि जो अभी वॉर चल रही है उससे भी थोड़ा बहुत प्रेशर आया हुआ है, लेकिन उसके पीछे, वॉर के पीछे ये भी नैरेटिव चल रहा है कि भाई चलो वॉर तो एक ठीक है, एक साइड में, लेकिन एआई अगर आ गया तो वो कंप्लीटली पूरी इकोनॉमी के जॉब्स को डिसरप्ट कर देगा। तो मेरा थोड़ा यहाँ पर मानना थोड़ा सा अलग है, मैं अपना व्यू पॉइंट आज के वीडियो में रखने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो ऐसे जितने भी हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन हुए हैं उनमें से कुछ बड़े बड़े रिवॉल्यूशन के बारे में आज बात करूंगा, और उससे आपको ये समझ में आएगा कि एआई हमारे लिए खतरनाक है, सच में खतरनाक है, या आने वाले समय में एआई की मदद से बहुत सारी, यानी कि इमेंसिवली नई जॉब्स क्रिएट होने वाली है। यस, नई जॉब्स। डिसरप्ट की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ हो सकता है कि कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स चली जाए, लेकिन जितनी जॉब्स नई क्रिएट होगी उनके नंबर्स बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं। तो आइए अब उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ उसके पहले सभी लोग अपने चीज़ों को हाथों से मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री की स्थापना हुई। धीरे धीरे सारी चीज़ों में इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होने लगी, मशीन्स आ गए, राइट। लोगों की जगह किसने ले ली? मशीन्स ने ले ली। 18th और 19th सेंचुरी में जब मशीन्स ने मैन्युअल काम को रिप्लेस करना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ कि हैंडलूम्स और हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड कम होनी शुरू हो गई। मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, तो आप पुराने टाइम को याद करिए और देखिए कि आपकी दादी या नानी जो थी वो हाथों से स्वेटर बुनते थे, राइट। तो उसे एक हैंडमेड प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन आज क्या हम उस हाथों से बुने हुए स्वेटर को पहनते हैं? या आज की तारीख में क्या ऐसा कोई कारखाना है जहां पर 100 या 150 लोग आकर हाथों से स्वेटर बुनते हैं?
नहीं ना। तो यहाँ पर जो कंप्लीट एक मैकेनिज्म वाला काम था, जो इंसानों को अपने हाथों से करना पड़ता था, चाहे वो हाथों से जूते चप्पल बनाना हो, कपड़े बनाना हो या और कोई चीज बनाना हो, अब मैक्सिमम सारी ही चीजें इंडस्ट्रीज के अंदर या छोटी मोटी मशीनों के द्वारा ही बनती है। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे कारीगरों और क्राफ्टमैन का काम बिल्कुल खत्म हो गया, उनकी जगह ले ली मशीनों ने। तो क्या इंसान बेरोजगार हो गए? सोचिए, जब भी ये रेवोल्यूशन आया होगा उसके बाद क्या इंसान कंप्लीटली बेरोजगार हो गया क्या? नहीं। इंसानों ने उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज थी, जो भी इम्पोर्टेंट उसके लक्ष्य होंगे इंसान के, उस पर ध्यान देना शुरू किया। यस, तो जाहिर सी बात है कि हम इंसान अपने कीमती समय को अगली किसी इंपॉर्टेंट चीज पर स्पेंड करना ही चाहेंगे। और हाँ, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद भी जॉब्स खत्म होने के बजाय उन्हीं फैक्ट्रीज और कंपनीज में नई मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएट हुई। अब आप सोचिए, आज एक फैक्ट्री में ढेरों मशीनों में कितनी सारी चीजें बनती है, मशीन से ही बनती है, लेकिन उसके साथ साथ लोग भी काम करते हैं। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन फास्ट और चीप हो गया और इससे मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि जो कपड़े पहले बहुत बड़े बड़े अमीर लोग पहनते थे या राजा महाराजा ही पहन सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, अब वो चीजें मास लेवल पर सारे ही लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस में एक्सेस हो पाई है। अब आप सोचिए, अगर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो आज हो सकता है कि हम सभी के पास जितने कपड़े के कलेक्शंस हैं हमारे कबर्ड में, उतने कलेक्शंस होते ही नहीं। कपड़ा हमारी फैशन नहीं, एक जरूरत होता। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है, अफोर्डेबिलिटी की और चीजों को लोगों तक पहुंचाने की। जितनी भी चीजें आप अपने हाथों में फोन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट या जिन चीज़ों से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस पे मैं आपको ये स्क्रीन पर देख के समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसलिए हम तक पहुंची है बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। अदरवाइज ये सब का बनना पॉसिबल नहीं था, या अगर बनती भी तो उतने सस्ते दाम में नहीं बनती कि हम और आप अफोर्ड कर पाए। अब आइए बात करते हैं अगले रिवॉल्यूशन की, जो है इलेक्ट्रिसिटी रिवॉल्यूशन, यानी कि मोमबत्ती से बल्ब तक का सफर। देखो, मैं एकदम सिंपल सिंपल रिवॉल्यूशन ले रहा हूँ, ऐसे तो अनगिनत रिवॉल्यूशन हुए हैं हिस्ट्री में, लेकिन मैं जो बड़े बड़े रिवॉल्यूशन है वो ले रहा हूँ, क्योंकि तब आप एआई को, क्योंकि एआई भी एक बड़ा रिवॉल्यूशन है ना, तो तभी आप एआई को इन रिवॉल्यूशन से कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आई या जिसने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया, उसके पहले क्या था, उसके पहले तक घरों में रोशनी के लिए मोमबत्ती या फिर वो ऑयल के लैंप्स, या आपने जो लैंप देखे हैं उन लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब के इन्वेंशन से पूरा ही सिस्टम चेंज हो गया। आप सोचिए, अब इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, बल्ब आ चुका है, तो क्या आपको लगता है कि वो मोमबत्ती और लैंप्स का बिजनेस अभी भी उतना फ्लरिश्ड है? तो इससे क्या हुआ, कैंडल मेकिंग के बिजनेस धीरे धीरे कम हो गए। आज आपने अगली बार अपने घर में कैंडल कब जलाया है? मुझे याद है कि आज से करीब 10-15 साल पहले तक अगर मैं याद करूं, तो चलो हम कैंडल तब जलाते थे जब हमारे घरों में लाइट चली जाती थी। सो लाइट जाती थी तब हमें कैंडल्स जलाने पड़ते थे, वो भी इसीलिए क्योंकि उस समय हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे। आज जैसे ही लाइट चली गई, तो पहले तो लाइट मुश्किल से जाती है तो आज लोगों के घर पर इन्वर्टर है या फिर वो चार्जेबल लैंप्स आ चुके हैं। आप जरा याद करिए कि आपने कैंडल कब जलाई थी। हाँ, हो सकता है कि आपने अपने लास्ट बर्थडे पर केक के ऊपर मोमबत्ती जलाकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया हो, या फिर हो सकता है कि आज कुछ ऐसे भी रिलीजन्स है जहां पर मोमबत्ती जलाने का कल्चर रहा हो। तो मोमबत्ती बनाने का बिजनेस यहाँ पर कंप्लीटली बंद हो गया, और ऐसे न जाने कितने सारे बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से बंद हो गए, हुए होंगे ना। लेकिन क्या इससे दुनिया खत्म हो गई? जरा सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद कितनी सारी और नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। जिन अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमने सोचा तक नहीं था, वैसी और नई जॉब्स क्रिएट हुई, जिसमें पावर प्लांट, वायरिंग, अप्लायंसेस, ऐसे हजारों नए बिजनेस क्रिएट हुए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो उसके बिना हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल इमेजिन ही नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रिसिटी के आने से जरूर कुछ पुराने बिजनेस तो कम हुए या बंद हो गए, लेकिन उससे इमेंसिवली नए बिजनेस भी शुरू हुए। क्योंकि जरा सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी के आने से 100-200 साल पहले किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि भविष्य में एक टीवी करके एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आएगा, और उसे जब वो खराब होगा तो उसे रिपेयर करने के लिए कुछ लोग को बुलाना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, या फिर जो चीज़ों को ठंडा रखने के लिए हम मटके का इस्तेमाल करते थे उसकी जगह ले लेंगे रेफ्रिजरेटर्स। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के आने से पुराने बिजनेस कंप्लीटली खत्म हो गए और उसके बाद क्या नए कोई बिजनेस क्रिएट ही नहीं हुए? जरा अपने आसपास अपनी लाइफस्टाइल देखिए और सोचिए कि कितने सारे नए बिजनेस क्रिएट हुए हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का पहला इन्वेंशन तो इसीलिए किया गया था कि हम सिर्फ कैंडल को रिप्लेस करें बल्ब से, और बल्ब को जलाने के लिए बिजली चाहिए। लेकिन इस बिजली के आने के बाद कितने सारे और भी नई चीजें क्रिएट हुई। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन के बारे में। जी हाँ, बैलगाड़ी से लेकर मोटर तक का सफर। तो देखो, पुराने समय में क्या हुआ करता था, जब मोटर्स या व्हीकल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उससे कुछ साल पहले इंग्लैंड में और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में घोड़े गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए। लेकिन उस समय भी एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, और वो ये कि जिन घोड़े गाड़ी के साथ जो घोड़े अटैच होते थे, वो अपना वेस्ट यानी कि अपना पूप रोड पर ही करते थे। और उस समय के रोड्स देखिए ऐसे दिखते थे। आज हम बात करते हैं ना कि इतनी सारी कार रोड्स पर आ चुकी है, तो बहुत ही पॉल्यूशन हो गया है, रोड्स खराब हो चुके हैं इतनी सारी कारों के चलने की वजह से। तो उस समय के रोड्स भी ऐसे ही हुआ करते थे। और ये जो गंदे रोड्स हैं, जो घोड़े के वेस्ट वाले जो रोड्स हैं, उन पर, क्योंकि देखो घोड़ा गाड़ी वही लोग यूज करते थे जो अमीर होते थे उस समय के, क्योंकि पहले तो ऐसा ही होता था। उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें अफोर्डेबल होना शुरू हुई, और जब अफोर्डेबल होना शुरू हुई तब रोड्स ऐसे गंदे हो गए। तो जरा सोचिए, अगर ऐसे रोड्स होंगे तो कितनी सारी बीमारियां उस समय फैलती होंगी, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार का इन्वेंशन, यानी कि एक ऐसा व्हीकल जिसे ईंधन के साथ चलाया जा सके, एक ऐसे व्हीकल का इन्वेंशन किया गया। तो पहले कार के कुछ प्रोटोटाइप अलग तरीके से चलते थे। पहले के ज़माने में कार थोड़ी ऐसी हुआ करती थी, फिर ऐसी, और धीरे धीरे उसके बाद जब कारों का रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद कार कुछ ऐसी दिखना शुरू हो चुकी। इस गंदे रोड्स के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए कारों का इन्वेंशन हुआ था। लेकिन सोचिए, क्या कार के आने के बाद सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? सो देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहले ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ी के जरिए होता था, बैलगाड़ी यूज होती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद मोटर कार और ट्रक्स के आने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। मोटर कार्स ने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत आसान बना दिया, और ट्रक और बड़े बड़े व्हीकल्स के आने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान आने जाने लगा। इसलिए एक जगह पर जो चीज़ प्रोडक्टिव या हाई क्वांटिटी में बनती थी, उसे दूसरी जगह पर भेजकर सेल करना अब आसान हो गया। तो देखिए, इन सारी चीज़ों के आने की वजह से कितने नए बिजनेस क्रिएट हो रहे हैं, कितनी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, राइट। घोड़े पालने वाले और बैलगाड़ी चलाने वाले लोग अब बिल्कुल कम हो गए, या धीरे धीरे कम हो गए। अब तो हो सकता है कि आप सिर्फ शादियों में ही वो घोड़े गाड़ी देख पाए। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के आने की वजह से वो खुद एक बड़ा मैसिव सेक्टर बन गया। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री निफ्टी 50 के अंदर भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, राइट। इससे क्या हुआ कि मैकेनिक्स, ड्राइवर्स, पेट्रोल पंप्स, हाईवे बनाने की जरूरत पड़ गई, और ऐसी अनगिनत जॉब क्रिएट हुई। आज आप जरा इमेजिन करिए कि एक कार बनाने के लिए या एक मोटरसाइकिल या टू व्हीलर बनाने के लिए कितने सारे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। और जो कंपनी, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो सारे ही स्पेयर पार्ट्स इन हाउस नहीं बनाती। वो बाहर से असेंबल करवाकर स्पेयर पार्ट्स लेती है, स्पेयर पार्ट्स तैयार करती है, और जो कंपनी उन स्पेयर पार्ट्स को बनाती है उन्हें ऑटो एंसिलरी कंपनीज कहते हैं, राइट। तो एक कार बनाने के लिए कितनी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज का आज बिजनेस चल रहा है। हो सकता है कि कार के अंदर मिरर बनाने वाली कंपनी कोई और है, पेंट क्रिएट करने वाली कंपनी कोई और है, मेटल देने वाली कंपनी कोई और है, इंजन बनाने वाली कंपनी, पिस्टन बनाने वाली कंपनीज, रबर की फ्रेम बनाने वाली कंपनीज, सीट या सीट कवर बनाने वाली कंपनीज, या फिर सनरूफ बनाने वाली कंपनीज कोई और है। तो सोचिए, एक चीज को रिप्लेस करने की वजह से हो सकता है कि उस समय जो लोग घोड़ा गाड़ी चला रहे होंगे, उनके बिजनेस पर तो ये कितना जबरदस्त धक्का लगा, उनके बिजनेस ही खत्म हो गए, सोचिए। लेकिन उसके बाद जो बिजनेस क्रिएट हुए, क्या उसकी कोई लिमिट है? तो यहाँ पर जब एक बिजनेस या एक डिस्ट्रप्शन खत्म होता है, उसके बाद बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। हो सकता है कि आप अब भी यही सोच रहे हैं कि भाई एआई तो सारी ही जॉब्स को खत्म करने वाला है। चलो, मोटर कार ने खाली बैलगाड़ी वालों की जॉब खत्म करी, और इलेक्ट्रिसिटी ने सिर्फ मोमबत्ती की जॉब को खत्म कर दिया। और उसके पहले जो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर तो जो हाथों से बनाने वाले कारीगर थे, उनकी जॉब खत्म हुई। लेकिन क्या एआई के साथ ऐसा होगा? क्योंकि एआई तो लगभग सारी ही जॉब को खत्म करने वाला है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एआई सारी जॉब्स को खत्म कर देगा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। सो ठीक है, अब बात करते हैं एआई रिवॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की अब तक की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी में से एक बन चुकी है, और अब तक का सबसे पावरफुल इन्वेंशन बन गया है, राइट।
एआई जो होता है वो डेटा को बहुत ही आसानी से समझ लेता है, डेटा को लिख सकता है और उसे डिज़ाइन भी कर सकता है। काफ़ी रेपिटेटिव जॉब्स जो होंगी या रूल बेस्ड जॉब्स, वो एआई से आसानी से रिप्लेस हो सकती है। तो आपको जो खतरा लग रहा है कि भाई जॉब में खतरा है, जॉब चली जाएगी, तो अगर जॉब का नेचर ऐसा है कि वहाँ पर सिर्फ रिपिटेटिव काम करना पड़ रहा है, मान लो कोई डेटा एंट्री वाला काम है या कोई अकाउंटिंग, सिंपल अकाउंटिंग एंट्री वाला काम है, तो हो सकता है कि वो एआई से डेफिनेटली रिप्लेस हो जाए। फिर उसके बाद जो कंपनीज भी है वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए डेफिनेटली डेफिनेटली एआई को अग्रेसिवली अडॉप्ट करेगी। 1000 जूते या 1 लाख जूते बनाने हैं तो वो इंसान खुद बैठकर नहीं बनाएगा, वो अपनी कॉस्ट और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए डेफिनेटली मशीन पर स्विच करेगा अपने आप को, ठीक है। तो एआई से भी अगर कॉस्ट कम होती है, 2-4 लोगों को रिप्लेस किया जा सकता है, तो उससे अगर सैलरी कम होती है उतनी, तो एआई डेफिनेटली कंपनीज के लिए तो एक वरदान साबित हो सकता है। तो इस वजह से जॉब मार्केटिंग में एक बड़ा टेंशन आ चुका है कि भाई जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि इससे जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत जॉब तो खत्म होगी, लेकिन नए बहुत सारे करियर, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। वो कौन से जॉब क्रिएट होंगे, कौन से करियर क्रिएट होंगे, उसको हम आगे इसी वीडियो में कुछ ही स्लाइड के बाद देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि एआई से कौन सी जॉब को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पर डेटा एंट्री या फिर रिपीटेटिव वाली बैक ऑफिस जॉब्स, यहाँ पर पीछे बैकएंड में बैठकर बहुत सारे लोग काम करते थे आज तक, वो हो सकता है कि वहाँ पर लोगों की संख्या कम करनी पड़े। बेसिक कस्टमर सपोर्ट या फिर कॉल सेंटर, जैसे हम कॉल सेंटर में जब कॉल लगाते हैं तो आज सामने कोई बंदा या इंसान बात कर रहा है और वो फिर अपना डेटा रिकॉर्ड करता है, तो हो सकता है कि उसके बाद उसके बदले एआई आ जाए। जैसे हम आज चैट जीपीटी से या एलेक्सा से बात करते हैं ना आमने सामने, वैसे कॉल सेंटर के अंदर भी एआई इंटीग्रेट हो जाए और उसके बाद कॉल सेंटर्स पे जो काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत ना पड़े और एआई ही लोगों से बात करेगा और एआई ही सारा का सारा डेटा, वो डेटा रिकॉर्ड करेगा और लिखेगा भी और वो डेटा मेंटेन करेगा। उसके बाद जो सिंपल कंटेंट राइटिंग वाली जॉब्स होगी, राइट, या जो ट्रांसलेशन वाला जॉब्स जो होता है वो खत्म हो जाएगा। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन वाला जॉब्स खत्म हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर बेसिक ग्राफिक डिजाइनर्स या फिर सोशल मीडिया पर जो बेसिक चीज़ें क्रिएट करने वाली जो जॉब्स होती है, जो पोस्टर्स क्रिएट होने वाले जॉब्स होते हैं, जो इमेजेस क्रिएट होती है, वो एआई के जरिए हो जाए। रूटीन अकाउंटिंग यानी जो बेसिक डेटा एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री वाली जो जॉब्स होती है, जो बुक कीपिंग वाली जॉब होती है, जहाँ पर डेली टास्क को रिकॉर्ड करना होता है, वो एआई से हो जाए। कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जूनियर लेवल की कोडिंग एआई से हो जाए, या सिंपल प्रोग्रामिंग वाले टास्क जो है वो एआई से बहुत ही आसानी से रिप्लेस हो सकता है। याद रखिए, हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब्स को भी एआई रिप्लेस करना शुरू कर दे, लेकिन ये तो वो सारी जॉब्स है जो एआई बिल्कुल आसानी से रिप्लेस कर देगा। लेकिन आज कौन सी जॉब्स को एआई से कम खतरा है या कौन सी जॉब्स को एआई से रिप्लेस करना मुश्किल है, तो चलिए पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कौन सी जॉब्स को एआई से रिप्लेस करना मुश्किल है। तो जो क्रिएटिव जॉब्स होती है, जहां पर ह्यूमन थिंकिंग की जरूरत होती है, जहां पर हर बार कुछ नया कुछ नया कुछ नया सोचना होता है, जैसे फिल्म मेकिंग के अंदर राइटिंग्स, या आर्टिस्ट की जो जॉब्स होती है, जो क्रिएटर्स की जॉब होती है, या ओरिजिनल आइडिया पर काम करने वाली जो जॉब्स है, जहां पर हाई लेवल की इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, जो रिपीटेटिव काम नहीं है, एकदम क्रिएटिव काम है, जहां पर इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, जहां पर हर बार एक नए आइडियाज को खोजने की जरूरत पड़ती है, उन जॉब्स को एआई के ज़रिए रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, बट आप उन जॉब्स को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इसके पहले वाली स्लाइड में जो हमने बात करी, वहां पर तो ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कंप्लीटली एआई का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, ह्यूमन को निकाला जाएगा, एआई उसके बदले कंप्लीटली 100% आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि एआई और ह्यूमन साथ में काम करें, लेकिन एआई ह्यूमन को इन जॉब्स में कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरी टाइप की जॉब्स जो होती है वो लीडरशिप जॉब्स होती है। लीडरशिप जॉब्स यानी कि स्ट्रेटेजिक रोल्स जो प्ले होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज या फर्म्स के अंदर, या छोटे मोटे फर्म्स के अंदर भी सीईओ, एंटरप्रेन्योर, या फिर जो मैनेजर्स की जॉब होती है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जहाँ पर अहम डिसीजन लेने होते हैं, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के जो स्किल्स होते हैं, या जो विजन वाले जॉब्स है, राइट, जहाँ पर एक फाउंडर का, एक मैनेजर का, एक एंटरप्रेन्योर का विजन ज़रूरी होता है, उन जॉब्स को एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, एआई रेपिटेटिव जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन बड़े डिसीजन लेने वाले जॉब्स एआई नहीं ले पाएगा, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जॉब्स जो एक साइंटिस्ट के होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं, बड़े बड़े फील्ड के अंदर अलग अलग रिसर्चर्स होते हैं, उन जॉब्स को एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम अपने आसपास देख रहे हैं, जिस कैमरे से मैं ये शूट कर रहा हूँ, जिस स्क्रीन पर मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन लाइट्स को मैंने यूज़ किया है, उन सभी के पीछे उनके नए प्रोटोटाइप्स या नए मॉडल्स को बनाने के लिए लगातार रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। सोचिए, क्या उनकी जॉब्स को एआई रिप्लेस कर देगा? नहीं ना। हो सकता है कि डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर दे एआई, लेकिन उनकी जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो हाईली स्किल्ड फिजिकल जॉब्स, जहाँ पर सर्जन या इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स होती है, जो फिजिकल जॉब है, राइट। जो भी कंप्यूटराइज जॉब है, जिन्हें कंप्यूटर्स पे करना होता है, उन्हें एआई रिप्लेस कर देगा। बट जो फिजिकल जॉब है, उन्हें कैसे रिप्लेस कर पाएगा? तो अगर बेसिक से भी बात करें, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स या टेक्नीशियन की बात करें, तो इन जॉब्स को एआई, जहाँ रियल वर्ल्ड में जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हैंड्स ऑन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस क्रिएशन के बारे में बात करी, जो हमने पिछले ही बात करी लास्ट स्लाइड में, तो उसमें बिजनेस क्रिएट करने वाली जॉब्स जो है, उसको एआई रिप्लेस शायद ना कर पाए। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने वाली जॉब्स जो है, वहाँ पर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही। इन जॉब्स के लिए या इन रोल के लिए आप एआई पर डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते, राइट। यहाँ जहाँ पर ह्यूमन के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। फिर ह्यूमन रिलेशनशिप बेस्ड जॉब्स जो होती है, जहाँ पर ह्यूमन कनेक्ट ज़रूरी है, जैसे कि टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर्स जो होते हैं, या जो कोच होते हैं। देखो, आने वाले समय में हो सकता है कि एआई टीचर बन जाए, या आज भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए एआई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो टीचर और स्टूडेंट के जो इंटरेक्शन है, उसको कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर देगा। क्योंकि आज भी आप इमेजिन करिए, ऑफलाइन सीखने का मज़ा, ऑफलाइन सीखने की, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट की समझ जो होती है, वो अलग लेवल की होती है। वो मज़ा ऑनलाइन भी नहीं आता है, चाहे वही टीचर ऑनलाइन आकर भी पढ़ा दे। तो एआई उस टीचर और स्टूडेंट के कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर हमें भी ऐसा है कि हमें भी एक ह्यूमन टच चाहिए। हर चीज़ों को एज अ यूज़र हम भी ये नहीं चाहते कि हर जगह एआई आ जाए। अगर हम कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ एआई आ रहा है। सोचिए, अगर आप एक म्यूज़िक सुन रहे हैं, हो सकता है कि वो एआई ने बनाया है। अगर आप एक गाना सुन रहे हैं, हो सकता है कि वो एआई गा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? हो सकता है कि आप एक कॉमेडी शो देख रहे हैं और वहाँ पर एक एआई से बना हुआ इंसान एक जोक बोल रहा है, तो क्या आपको इन जोक्स पर हंसी आएगी? सोचिए, तो हर जगह एज अ ह्यूमन हम भी ये नहीं चाहते कि सारी चीज़ों को एआई रिप्लेस कर दे। वो फीलिंग्स ही नहीं आएगी कि हम कुछ सीख रहे हैं। जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर काउंसलर्स की ज़रूरत है, जहाँ पर कोच की ज़रूरत है, जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, उन जॉब्स को एआई चाहकर भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आइए बात करते हैं कि एआई से कौन सी नई जॉब्स क्रिएट हो सकती है। तो देखिए, जो एआई है, उसे भी इंसानों ने ही बनाया है, और एआई को चलाते रहने के लिए, एआई चलते रहे उसके लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट हो सकती है। साथ ही एआई को बैकएंड में कुछ डेटा फीड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, एआई को चलाते रहने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो उसके रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होगी। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी टर्म्स के बारे में आपने सुना ही ना हो सकता है कि मैंने भी नहीं सुना हो। बहुत सारी टर्म्स मेरे लिए भी कंप्लीटली नई है। तो अगर आपके लिए बहुत सारी टर्म्स या कोई टर्म्स कंप्लीटली नई है, तो आप गूगल पर जाइए, वो कौन सी जॉब्स है उसके बारे में सर्च करिए कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब में क्या काम करना पड़ता है, वो सर्च करिए। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर वीडियो में दिखा दिया, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आइए अब इन जॉब्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एआई इंजीनियर्स की जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होगी, ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। दूसरा है मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। तीसरा है एआई प्रोडक्ट्स मैनेजर, जो एआई के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके लिए मैनेजर्स रखने पड़ेंगे। डेटा साइंटिस्ट, यानी कि एआई जो डेटा गैदर करके देता है, उसके लिए डेटा साइंटिस्ट रखने पड़ते हैं, वो आज भी ज़रूरी है। डेटा साइंटिस्ट जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके डेटा को मैनेज करने के लिए, उनके डेटा को फिल्टर करके उनमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल कंक्लूजन, डिसीजन निकालने के लिए डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स यहाँ पर होती है। एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, यानी कि एआई जो होते हैं, वो इथिकली काम करते रहे, कोई भी अनइथिकल काम ना करे, तो एआई को एथिक्स समझाने वाले स्पेशलिस्ट की जॉब होगी यहाँ पर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आपको पता है कि एआई को हम जो भी लिख कर देंगे या जो कमांड देंगे, उसी से एआई हमें वो आंसर देगा, वो काम करके देगा।
तो एआई से काम निकलवाने के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जरूरत होती है, क्योंकि एआई को क्या लिख कर दे जिससे वो हमारा काम सबसे बेहतरीन तरीके से करके दे, वो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बहुत अच्छे से जानता है। तो वो जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाली है, याद रखिए। आप सोचिए, एक डिजाइन बनाने वाले सॉफ्टवेयर का तो इन्वेंशन हो गया, लेकिन उस डिजाइन बनाने वाले सॉफ्टवेयर में से सबसे बेहतरीन डिजाइन लेकिन उस डिजाइन बनाने वाले सॉफ्टवेयर में से सबसे बेहतरीन और बेस्ट डिजाइन कैसे बनेगी, कौन सी बनेगी, उसे मैं और आप नहीं बना सकते। उसके लिए एक डिजाइनर को बुलाना पड़ेगा, वो जाकर उस सॉफ्टवेयर में से डिजाइन बनाएगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर बिल्कुल वही काम करता है। एआई तो हमने बना दिया, लेकिन एआई से काम निकलवाने के लिए उसे कौन सा कमांड दे, जितना स्पेसिफिक और एक्यूरेट वो कमांड होगा, उतना ही स्पेसिफिक और एक्यूरेट उसका आउटकम होगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब्स भी यहाँ पर बहुत सारी क्रिएट हो सकती है। फिर उसके बाद आते हैं एआई ट्रेनर्स, यानी कि एआई को भी तो ट्रेन करता रहना पड़ेगा ना। फिर एआई कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, फिर ऑटोमेशन कंसल्टेंट, यानी कि कोई भी काम को अगर मान लो ऑटोमेट करना है, लेट से मुझे अपने बिजनेस में, देखो मैं उन चीज़ों को समझा रहा हूँ जो मुझे पर्सनली पता है, बहुत सारी चीज़ें अगर मुझे भी नहीं पता तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेशन कंसल्टेंट मतलब मान लो मुझे अपने बिजनेस में से 8-10 लोगों को हटाकर एआई से रिप्लेस करवाना है। तो ऑटोमेशन कंसल्टेंट क्या करेगा, मुझे बताएगा कि भाई इन इन टास्क को मैं कैसे रिप्लेस करूँ एआई के जरिए। काम तो एआई करेगा, लेकिन वो कंसल्टेंट आएगा, मेरे टास्क को रिप्लेस करवाएगा एआई से, एआई को कमांड देगा। तो एआई को कमांड देने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर को बुलाने पड़ेंगे। कंसल्टेंट सिर्फ बता के चला जाएगा कि भाई हाँ इसको ऐसे 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 करिए, फिर उसको करने वाले लोग कोई और होंगे, हो सकता है कि उसके करने वाले एआई इंजीनियर्स आ जाए। तो यहाँ पर ऑटोमेशन कंसल्टेंट के बाद भी जब वो काम एआई से रिप्लेस हो जाएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ लोग होंगे। अगर वो काम ठीक से नहीं हो रहा है तो मुझे फिर से कुछ कंसल्टेंट को या फिर उन एआई इंजीनियर्स को बुलाकर वो काम को फिर से ठीक करना पड़े। फिर उसके बाद आता है डिजिटल एवेटार डिजाइनर, यानी कि एआई के जरिए मान लो कि एक ह्यूमन आपकी स्क्रीन पर आके बोल रहा है, तो वो एवेटार को डिजाइन करना होगा। लेट्स से मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मुझे अपना ही एक क्रिएचर एआई के जरिए क्रिएट करना है, अपने ही जैसा दिखने वाला एक बंदा एआई के जरिए स्क्रीन पर क्रिएट करना है, तो उसको मैं एग्जैक्टली कौन से ऐसे प्रॉम्प्ट दूं कि वो मुझ जैसा ही बोलेगा, वो तो मुझे नहीं आता ना। तो मुझे हो सकता है कि एक डिजिटल एवेटार डिजाइनर को बुलाना पड़े और वो एग्जैक्टली ऐसे प्रॉम्प्ट जानता हो, एग्जैक्टली ऐसे कमांड जानता हो जो एआई के जरिए वो मेरे जैसा एक प्रॉपर दिखे, वैसा एक एआई मॉडल, एक एआई स्ट्रक्चर बनाकर दे दे। फिर आता है एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन एक्सपर्ट, यानी कि ह्यूमन और एआई साथ में काम करे, उसके कोलैबोरेशन एक्सपर्ट्स का भी जॉब यहाँ पर क्रिएट होगा। तो देखा आपने कितनी सारी जॉब्स है यहाँ पर, एआई इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, एआई मॉडल, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई ट्रेनर्स, एआई कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, ऑटोमेशन कंसल्टेंट, डिजिटल एवेटार डिजाइनर्स, एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और एआई और ह्यूमन कोलैबोरेशन एक्सपर्ट। और न जाने कितनी सारी जॉब्स होगी जो मुझे अभी अभी मिली है, वो सारी जॉब्स मैंने आपको लिखी है जो फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि इसके अलावा जो हमने सोचा तक नहीं है वैसी अनगिनत जॉब एआई से क्रिएट हो सकती है। और हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है, इस वीडियो में मैं और भी कहीं सारी जॉब डिस्कस करूंगा, तो अब आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अभी हमने जो जॉब्स के बारे में बात करी वो थी एआई के साथ या एआई की वजह से क्रिएट होने वाली जॉब। लेकिन एआई को चलाते रहने के लिए एआई के बैकएंड में कौन सी जॉब्स क्रिएट हो सकती है, अब आइए उसके बारे में बात करते हैं। एआई के बैकएंड में, ओके। सो देखिए, एआई का पावर हाउस कौन है पता है? एआई का पावर हाउस है डेटा सेंटर्स। सो डेटा सेंटर्स से रिलेटेड अनगिनत जॉब यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। एआई मॉडल्स को चलाते रहने के लिए मैसिव सर्वर्स की जरूरत पड़ती है, डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए दुनिया भर में डेटा सेंटर्स बहुत ही हाई स्पीड से बन रहे हैं। जैसे कि आप अपने आसपास सुन रहे हैं कि आज की तारीख में ढेर सारे डेटा सेंटर्स इंडिया में भी बन रहे हैं। सो उनमें क्या जॉब्स की रोल हो सकते हैं? तो वहां पर डेटा सेंटर टेक्नीशियन, सर्वर हार्डवेयर इंजीनियर्स, क्योंकि कैसे सर्वर सेट करना है, हार्डवेयर सेट करना है, उनके इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स और फैसिलिटी मैनेजर्स, वहाँ पर जो फैसिलिटी बनाई जाएगी उनके मैनेजर्स, और न जाने कितने सारे जॉब्स एक डेटा सेंटर की वजह से क्रिएट होंगे। डेटा सेंटर को बनाने से लेकर उनको मैनेज करने तक कितने सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। फिर उसके बाद आता है कूलिंग सिस्टम एक्सपर्ट। देखिए, डेटा सेंटर्स जब चलते हैं ना, जब हम एक एआई प्रॉम्प्ट टाइप करके एआई से कुछ आउटपुट लेते हैं, चाहे वो आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं या फिर चाहे आप एक रिटर्न में आउटपुट ले रहे हैं, तो उस आउटपुट की वजह से डेटा सेंटर के अंदर के हार्डवेयर में हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होती है।
आपने सुना होगा राइट कि जब इन इमेजेस का ट्रेंड आया था, जब ये जापानीज इमेजेस का मैं नाम भूल गया हूँ, बट जब इन इमेजेस का ट्रेंड आया था तब आपने सुना होगा कि एक इमेज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारा पानी यहाँ पर चाहिए, या फिर एक इमेज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी हीट जनरेट हो रही है। तो डेटा सेंटर्स जितने क्रिएट होंगे उतने कूलिंग सिस्टम हमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एआई और सर्वर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, और इनसे अगर कूलिंग फेल हुई, इनको कूल करने की जो सिस्टम है वो उनकी कूलिंग सिस्टम फेल हो गई, तो मान लीजिए कि एआई फेल हो जाएगा। इनको ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर लिक्विड कूलिंग या फिर इमर्जन कूलिंग या फिर एचवैक इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम, यानी कि हीट वेंटिलेशन एंड एयर कूलिंग सिस्टम, ऐसे इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम का भी यहाँ पर यूज़ होता है। तो इनमें क्या जॉब्स रोल होंगे कि जितने भी थर्मल इंजीनियर्स हैं जो चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर कितनी कूलिंग की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि एक सर्टेन लेवल की कूलिंग की ज़रूरत है और वहाँ पर ज़्यादा कूलिंग दी जा रही है, तो थर्मल इंजीनियर्स वो काम करेगा। एच वैक इंजीनियर्स, कूलिंग सिस्टम टेक्नीशियंस, ये सारे जॉब्स होंगे। मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी इंजीनियर्स की जॉब यहाँ पर क्रिएट होगी। फिर उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे क्रिटिकल फील्ड है एआई के सेक्टर के अंदर, क्योंकि एआई सिस्टम में बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मैसिव डेटा स्टोर होता है, और अगर वो हैक हो गया तो कंपनी तो वही खत्म हो जाएगी वहीं पर, राइट। जो डेटा सेंटर वहां पर काम कर रहा है या जो जो एआई कंपनी वो काम कर रही है, अगर उसका डेटा हैक हो गया या लीक हो गया तो वो एआई कंपनी के ऊपर इतने सारे गवर्नमेंट एलिगेशन या सैंक्शन लगाएगी वो कि वो कंपनी ही खत्म हो जाएगी। तो कोई भी एआई कंपनी नहीं चाहती कि वो अपने डेटा को अनइंटेंशनली लीक होने दे या हैक होने दे। तो इसीलिए हर एआई कंपनी ये चाहती है कि भाई उसके एआई के डेटा की सिक्योरिटी टॉप नॉच रहे। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इथिकल हैकर यानी कि जो इथिकल काम करने वाले हैकर्स होंगे वो, एसओसी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर्स और इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट, ये सारे जॉब्स एआई के आने की वजह से उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी साइबर सिक्योरिटी के लिए, उसका डेटा लीक ना हो जाए उसके लिए क्रिएट हो सकता है। फिर जैसे कि हमने बात करी कि एआई और डेटा सेंटर को बहुत ही हाई अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में पावर और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो पावर और इलेक्ट्रिकल जॉब को यहाँ पर कैसे हम छोड़ दें, ठीक है। तो डेटा सेंटर एक मिनी पावर प्लांट जैसा ही होता है। आप समझ लीजिए कि डेटा सेंटर जहाँ पर लगा है ना, उसके आसपास मान लो डेटा सेंटर यहाँ पर लगा है, ठीक है, उसके आसपास हो सकता है कि हमें एक छोटा सा पावर प्लांट ही लगाना पड़े, या फिर एक छोटा सा पावर ग्रिड लगाना पड़े, या फिर हो सकता है कि हमें एक छोटा सा सोलार पावर प्लांट फिट करना पड़े, बिकॉज एआई के डेटा सेंटर को कंटिन्यूअसली हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी में ज़रा सा भी डिस्ट्रप्शन आया तो एआई उतने सेकंड्स के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा सेंटर एक मिनी पावर प्लांट होते हैं, और पावर इंटरप्शन मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस। तो यहाँ पर कैसी जॉब्स क्रिएट होंगी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जाहिर सी बात है, यूपीएस स्पेशलिस्ट, जनरेटर टेक्नीशियन, यानी कि एआई को चलाते रहने के लिए जनरेटर्स भी लगाने पड़ते हैं, बीईएसएस भी लगाने पड़ेंगे, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाने पड़ेंगे, एनर्जी मैनेजमेंट इंजीनियर्स, ये सारे जॉब्स भी, और न जाने कितने सारे। तो आप खुद जाकर ये चेक करिए कि पावर और इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एआई की वजह से कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती है, और कौन कौन सी जॉब्स में क्या क्या रोल यहाँ पर एग्जैक्टली प्ले होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट इंजीनियर्स एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, एंड सो। फिर उसके बाद आती है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर रिलेटेड जॉब, यानी कि एआई के डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा ना, वो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, वो पर्टिकुलर टाइप की बिल्डिंग या वो रूम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वो रूम जो होते हैं वो क्लीन रूम्स टाइप के होते हैं, मतलब उसके अंदर एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं आ जा सकते, राइट। अगर आपने मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रीज को देखा है या फिर एक बड़ी कंपनी की केमिकल लेबोरेटरी को देखा है, तो वो क्लीन रूम होते हैं, उसको क्लीन रूम कहते हैं। वहां पर अंदर आने जाने वाले लोग जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सूट पहनते हैं, एक मास्क पहनते हैं, और उसके बाद ही वो अंदर एंटर कर सकते हैं, ताकि बाहर के कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर ना जा सके। तो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें ऐसे क्लीन रूम्स चाहिए। साथ ही एआई के जो हार्डवेयर होते हैं, यानी कि जो डेटा सेंटर के अंदर लगने वाली जो मशीन्स है, जो सुपर कंप्यूटर्स है, जो उसके जीपीयूज है हार्डवेयर, और उसके स्पेशलाइज्ड चिप होती है, वो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर्स, यानी कि हार्डवेयर बनाने के लिए कितनी सारी नई कंपनी सामने उभर कर आएगी, सोचिए। एम्बेडेड इंजीनियर्स, चिप इंजीनियर, चिप डिज़ाइनर, या एआई एक्सेलरेटर स्पेशलिस्ट, एआई को ज़्यादा अच्छे से काम कराने वाले, चिप बनाने वाले जो स्पेशलिस्ट होंगे,
वो होते हैं एआई एक्सेलरेटर स्पेशलिस्ट, जो एआई के काम की स्पीड भी यहाँ पर इंक्रीज कर सके। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन एंड सपोर्ट रोल्स की, यानी कि ये नॉन टेक्नीशियन रोल्स है, नॉन टेक रोल के बारे में बात करते हैं। यानी कि जिनको टेक्नीशियन के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, जिनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में या एआई के पीछे जो टेक्निकल या टेक चीज़ें यूज़ होने वाली है उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनकी भी जॉब यहाँ पर क्रिएट होगी। जैसे कि जिनको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है उनकी भी जॉब क्रिएट होगी, जिनको टेक बिल्कुल समझ में नहीं आता उनकी भी जॉब्स क्रिएट होगी। बिकॉज डेटा सेंटर को चलाते रहने के लिए उसका ऑपरेशनल स्टाफ भी रखना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अगर एआई फ्रंट में सारे काम कर रहा है तो एआई को बैकएंड में ह्यूमन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बैकएंड में एआई खुद एआई का काम नहीं करेगा, राइट? मतलब एआई खुद एआई का काम नहीं कर पाएगा, एआई को चलाते रहने के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ने वाली है। इतनी इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स, कूलिंग सिस्टम, उतने लोग, उन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए उतनी सारी चीजें लगेगी, राइट? एआई मान लो डेटा सेंटर बन भी गया तो उसको मेंटेन करने के लिए, चलाते रहने के लिए, वहां पर कोई स्पेयर पार्ट तो खराब नहीं हो गया, वो सारी चीजें के लिए ह्यूमन लगेंगे। एटलीस्ट आज की तारीख में तो ह्यूमन लगेंगे, आने वाले 10 साल के लिए ह्यूमन लगेंगे, हो सकता है कि 50-100 साल बाद क्या हो जाए पता नहीं। तो यहाँ पर डेटा सेंटर के लिए ऑपरेशंस के लिए स्टाफ लगेगा, मॉनिटरिंग ऑपरेटर्स लगेंगे, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के लिए यहाँ पर ऑपरेटर्स लगेंगे, फिर सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, फिर फिजिकल सिक्योरिटी स्टाफ होगा। तो सोचिए एआई के डेटा सेंटर को चलाने के लिए या जहां पर एआई का ये डेटा स्टोर किया जा रहा है वहां पर भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, या जिन चीज़ों के जरिए एआई को चलाया जा रहा है उन चीज़ों को बनाने के लिए भी ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, वहां भी जॉब्स क्रिएट होगी। और आज भी ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिनको एआई से कोई फर्क नहीं पड़ता, एआई के आने से उनको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने वाला है। ऐसे कौन से बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो उसको देखिए। तो वहां पर है हेल्थ केयर सेक्टर, एआई से बताओ क्या हो जाएगा एआई के आने की वजह से। एजुकेशन सेक्टर, क्या स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएगी एआई के आने की वजह से, राइट? कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, क्या एआई बिल्डिंग खड़ी कर देगा आज। स्किल्ड ट्रेडर्स का सेक्टर्स, यानी कि जो माल खरीदते और बेचते हैं, वो ट्रेडर यानी कि वो ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स नहीं, जो एक जगह से माल खरीदते हैं दूसरी जगह पर माल बेचता है, वैसे स्किल्ड ट्रेडर्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी कि होटल्स के अंदर, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के अंदर, क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर, साथ ही लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर सेक्टर के अंदर, क्या एआई के आने की वजह से इनको बिल्कुल भी फर्क पड़ता है? बल्कि मुझे लगता है कि जितना एआई आ जाए उतना ही इन सारे सेक्टर्स की जॉब बढ़ जाएगी, बिकॉज एआई को सीखने के लिए एजुकेशन चाहिए, ठीक है। एआई के लिए एक नया कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हो सकता है कि एआई के लिए सिक्योरिटी और डिफेंस की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है कि एआई से ही जुड़ा हुआ कोई फर्म क्रिएट कर जाए, इसीलिए लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर यहाँ पर और ज़्यादा क्रिएट होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने नए बिजनेस इंटरनेट के एरा में क्रिएट हुए हैं 2005 या 8 के बाद 2020 तक, उसके बाद एआई के आने की वजह से उससे भी कहीं ज़्यादा नए बिजनेस क्रिएट होंगे। तो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास में देख रहे हैं वहाँ पर डेफिनेटली डिसरप्शन तो आएगा, लेकिन नई जॉब्स भी उतनी ही क्रिएट होगी, नया कंपटीशन भी क्रिएट होगा, लेकिन नई अपॉर्चुनिटी भी उतनी क्रिएट होगी। जहाँ पर आप सोचेंगे वहाँ पर आपको रिवॉल्यूशंस की कहानी समझ में आएगी। तो एआई भी एक रेवोल्यूशन है। इससे ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये दुनिया को एडवांस बनाने के लिए बनाया गया है। अगर हम आज जो रेपिटेटिव टास्क करते आ रहे हैं, जो रिपीट काम करते आ रहे हैं, अगर हम उस वहाँ से छूटेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ बेहतर काम कर पाएंगे, कुछ और भी अच्छा, कुछ और भी क्रिएटिव काम कर पाएंगे, ठीक है। आज जो बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही है या जो बेसिक रेपिटेटिव टास्क हो रहा है, बहुत सारे एग्जांपल हमने ले लिए, राइट? तो वो सारे ही काम अगर एआई रिप्लेस कर देगा तो ह्यूमंस किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ, किसी और विजन की तरफ शिफ्ट होंगे अपने आप में, और वहां पर और भी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बिकॉज जो बात मैंने आपको वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में बताई थी कि भाई जितनी भी चाहे इनोवेशंस हो जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितनी भी पुराने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली नई चीज़ें आ जाए, लेकिन वो नई चीज़ें अपने लिए एक नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, और जो भी नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, जो उसे सॉल्व करेगा उसके लिए एक बिजनेस क्रिएट होगा, और जो बिजनेस क्रिएट होगा उससे और भी नई जॉब्स क्रिएट होगी। क्योंकि मैं ये आखिरी बार और आखिरी लाइन कह रहा हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में से प्रॉब्लम्स को हटाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो अगर प्रॉब्लम्स रहेंगे तब तक बिजनेस रहेंगे, और बिजनेस रहेंगे तो जॉब्स रहेगी, जॉब रहेगी, बिजनेस रहेंगे, तो हमारी ये पूरी इकोनॉमी ऐसे की ऐसी रहेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक टेम्पररी डिसरप्शन आ जाए, टेम्पररी जॉब्स लोगों की चली जाए, लेकिन उसके बाद लोग अपने लिए नई जॉब्स ढूंढ ही लेंगे, क्रिएट कर ही लेंगे। तो वहाँ पर एक रिवॉल्यूशन की साइकिल भी हमें देखने मिलेगी। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो और हमारी रिसर्च पसंद आ रही है।
और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपका कोई सुझाव हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में एक सजेशन बॉक्स का, एक सजेशन फॉर्म का लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप हमें चैट कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो या सजेशन हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।